जब ये कह दिया गया कि फिले चला गया है तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा लगा जैसे एक टीम चली गई और उस स्टेज पर मिशन में लैंडर वाला एलिमेंट खत्म हो गया और साथ में हमारा खेल भी। रोजेटा ने जब खोए हुए लैंडर को ढूंढने के लिए धूमकेतु को स्कैन किया तो उसके सामने एक नई परेशानी आ गई। जब ये गंदा सा बर्फ का गोला तेजी से सूरज की ओर बढ़ा तो सूरज के रेडिएशन ने इसे गर्म कर दिया और फिर इसने चटकना, तड़कना और फूटना शुरू कर दिया। ये अपने आप बदलने लगा जैसे पटाखे फूट रहे हों। गैस की बड़ी बड़ी तेज धारों ने इसकी जमीन के मटेरियल को ब्लास्ट कर दिया। क्या इन विस्फोटों ने फीले को अंतरिक्ष में भेज दिया? रोजेटा का लैंडर फीले कॉमेट 67P की जमीन पर कहीं खो गया। उसकी बैटरी खत्म हो गई और उसके सोलर पैनल्स बेकार हो गए। जब रोजेटा ने खोए हुए लैंडर के लिए धूमकेतु को स्कैन किया तो वो उसकी जमीन के ऊपर 3.25 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर था, यानी वो इतना करीब था कि उसकी परछाई नजर आ जाए। कॉमेट पर स्पेसक्राफ्ट की शैडो देखकर हमें एहसास हुआ कि हमारी जो मशीन वहां थी वो हमारे लिए किसी इंसान से कम नहीं थी। सच कहूं तो उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं ठंडा पड़ गया। कम ऊंचाई से गुजरते वक्त रोजेटा को धूमकेतु की जमीन से महक आने लगी। मशीन के इंस्ट्रूमेंट से हम कॉमेट से निकलने वाले केमिकल्स और गैसेस को मेजर कर सकते थे। हम एक्चुअली उन दोनों को साथ में रखकर एक कॉमेट परफ्यूम बना सकते थे। तो हमने क्या किया कि कॉमेट के उन स्मेल्स को एक कार्ड पर रखा, एक स्क्रैच एंड स्निफ कार्ड पर, जिसे हम ऐसे सूंघ सकते थे और वो कॉमेट की स्मेल थी। और वो बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब वो ऐसी थी जैसे आप सड़े हुए अंडे और कैट यूरिन और खराब बादाम मिला दें तो कैसी स्मेल आएगी। मतलब वो एक ऐसी स्मेल थी जिसे मैं सूंघ नहीं पा रहा था। मुझे वो स्मेल बच्चों की नैपीज जैसी लगी और वो थोड़ी तेज और बड़ी बुरी सी स्मेल थी। कई महीने गुजर गए और फीले का कोई पता नहीं चला। कॉमेट बहुत बड़ा नहीं था तो वो कहाँ छुप सकता था, और अगर हमें पता चल जाता कि वो कहाँ छुपा है तो हम उन तस्वीरों को बहुत अच्छी तरह समझ जाते। वहाँ थोड़े बहुत इंसानी जज्बात थे और साइंस वाली चीज भी थी कि वो हमें क्या बताना चाहता है। उसके बाद एक ईगल आइड रिसर्चर को एक तस्वीर के कोने में कोई चीज नजर आई। वो लैंडर अपने आप में एक बहुत छोटे से स्पॉट जैसा था और उसे देखने के लिए हमें जूम करना पड़ा, लेकिन वहां फिले था, चट्टान के नीचे। जब हमने उस फीले लैंडर को वहां एक तरफ लुढ़का हुआ एक चट्टान के नीचे शैडो में पड़ा हुआ देखा तो मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा लगा। एक छोटे से लोब पर पड़ा हुआ फीले दिखाई देने पर एक आखिरी पहेली सुलझ गई। उससे पता चला कि कई महीने पहले जो डेटा वापस भेजा गया था वो ये बताता है कि धूमकेतु का ये इलाका ठोस है। हमें बहुत खुशी थी इस बात की कि हमें पता तो चला कि आखिर हुआ क्या था, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से। ये उसकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिले ने बहुत अच्छी तरह से अपना काम पूरा किया। उन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमने लैंडर को नीचे भेजा। वो उछला और एक चट्टान के नीचे जाकर रुक गया। उसके बाद भी हमें कमाल की इमेजेस मिली और कॉमेट की गैसेस और उसके ढांचे के कुछ बढ़िया मेजरमेंट्स मिले, जो हमें नहीं मिलते अगर हमने लैंडर को कॉमेट पर उतारने की कोशिश न की होती। रोजेटा का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। जब धूमकेतु सूरज की तरफ बढ़ा तो उथल पुथल मच गई। अचानक गैस की तेज जेट्स निकलने लगी और उसके अंदर से बहुत सारा मटेरियल बाहर आने लगा। जब सूरज की तपिश ने धूमकेतु की सतह को गर्म किया तो बर्फ सीधे गैस में बदल गई। धूमकेतु की ऊंची नीची सतह के छोटे छोटे छेदों ने बाहर निकलने वाली पानी की भाप को गैस और धूल की एक पतली तेज धारा में बदल दिया। लेकिन रोजेटा ने गैस का बहुत भयंकर विस्फोट भी देखा। हमने सोचा था कि हमें कॉमेट्स पर गैस की वो धाराएं दिखाई देंगी जो सोलर इल्यूमिनेशन के साथ धीरे धीरे ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आ जाती है, लेकिन ये विस्फोट बिल्कुल ही अलग थे। वो तेजी से बढ़े और फिर रुक गए। इन विस्फोटों का सूरज के वक्त के हिसाब से कोई मेल नहीं था। वो किसी भी वक्त आते थे, मतलब वहाँ कुछ और ही चल रहा था। ये विस्फोट अचानक,
कम समय के लिए और बड़ी तेज रफ्तार के होते थे। क्योंकि हम सिर्फ 30 मिनट तक हर 5 मिनट में सरफेस की फोटोज लेते थे, जब हमने देखा कि विस्फोट सिर्फ एक फोटो में ही आया है तो हम समझ गए कि वो पूरा इवेंट उससे भी कम टाइम में हो गया, जो कि बहुत मिस्टीरियस है। तो ये ऐसा था जैसे आप एक पहेली को जोड़ रहे हैं और आपके पास उसके 1000 टुकड़े हैं, और आप जब उन सबको एक साथ रखते हैं तो पता चलता है कि ओ मेरे पास 1000 में से सिर्फ 600 हैं और उसी में से समझना है। जब धूमकेतु सूरज के पास आया तो रोजेटा के कैमरास ने सिर्फ 3 महीनों में 34 विस्फोटों की तस्वीरें ली, और वो सब बहुत बड़े थे। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक जेट 260 टन तक का मटेरियल छोड़ता है, और एक जेट हमें ऐसा मिला जो हर 1 सेकंड में 18 किलो मटेरियल वहां छोड़ रहा था। इन विस्फोटों की वजह पूरी तरह से एक रहस्य थी। उसके बाद सितंबर 2014 में बहुत करीब से ली गई तस्वीरों में एज़वान नाम के एक चट्टानी किनारे पर 230 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी दरार दिखाई दी। उसके बाद 1 साल के अंदर रोजेटा ने धूमकेतु की उसी जगह से एक बड़े विस्फोट की फोटो ली। जब क्राफ्ट ने उस इलाके की छानबीन की तब उसे एक टूटी हुई जगह मिली। जमीन का एक बड़ा हिस्सा सरकने की वजह से चट्टान ढह गई थी। ये बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह था। हमारे पास पहले की पिक्चर्स थी और बाद की भी पिक्चर्स थी, बस अब हमें ये सॉल्व करना था कि ये हुआ कैसे। विस्फोट और चट्टान का टूटना आपस में किस तरह जुड़े थे? हमें लगा जैसे कोई चेन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें सूरज जमीन की गहराई में मौजूद ऐसी चीजों को गर्म करता है जो भाप बन सकती हैं और वो गैस में बदल जाती हैं, और फिर वो कॉमेट से बाहर निकलने के लिए कोई भी छेद या दरार ढूंढ लेती हैं। लेकिन ये प्रोसेस कॉमेट के ऊपरी हिस्से को कमजोर कर देता है। फिर वो और मटेरियल छोड़ता है, और इसमें होता ये है कि ये नोजल जैसी चीजों के जरिए गैस को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू करती है जो जेट्स की तरह निकलती हैं। और जब वो निकलती हैं तो उसकी वजह से मटेरियल और कमजोर हो जाता है, और शायद एक बड़े पैमाने पर चट्टानें टूटती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। हमें लगता है कि गैस के बाहर निकलने से सतह कमजोर हो जाती है, जिससे चट्टान ढह जाती है और गैस एक बहुत बड़े विस्फोट की तरह बाहर निकलती है। जैसे चट्टानों के साइड में डायनामाइट चार्जर्स लगाकर उन सबको उड़ा दिया जाता है। कॉमेट 65P ने इन गंदे से बर्फ के गोलों में छुपी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का खुलासा कर दिया, और रोजेटा ने एक और हैरत अंगेज चीज का पता लगाया। जमीन पर चारों तरफ बने अजीब से आकार, यानी ड्यून्स। ड्यून्स हवा से बनते हैं, लेकिन जिस कॉमेट पर हवा ही नहीं है वहां आखिर ये हुआ कैसे? रोजेटा ने इस पर दोबारा किताब लिखी कि धूमकेतु कैसे बनते हैं, वो कैसे रहते हैं और उनकी तलाश कैसे की जाए। जब रोजेटा जमीन के पास गया तो उसे एक अजीब चीज दिखी। वो बहुत बड़े ड्यून्स थे, करीब 6 फुट ऊंचे, और वो चारों तरफ सैकड़ों फुट तक फैले हुए थे। तो हमें ये पता लगाना था कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये हुआ। मतलब कॉमेट पर इतना बड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे? जेनी रेडेबॉग एक प्लैनेटरी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पृथ्वी पर स्पेस ड्यून्स की स्टडी की। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो रोजेटा ने 67P पर देखी वो थी एक बिना हवा वाली जगह पर ड्यून जैसी चीजें बनी हुई। ये घुमावदार हिस्से में से मिला था सॉफ्ट सेडिमेंट्स के एक सेट की तरह, और वो यहाँ पर बनी रेत की इन लहरों की तरह ही लग रहे थे। वो करीब 30 फुट की दूरी पर थे और पूरे सरफेस पर शायद 10 से 15 थे, और हमने वक्त वक्त पर उन्हें बदलते हुए भी देखा। जब हमने पहली बार उन्हें देखा तो किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कौन सी चीज उन्हें बना सकती है। लोगों को इस बात पर भी शक हुआ कि ड्यून जैसा कुछ कैसे बन सकता है जहां हवा तो छोड़िए एटमॉस्फेयर भी नहीं है। पृथ्वी पर असमान रूप से गर्म होने वाली जमीन हवा पैदा करती है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और धूमकेतु पर बदलता रहने वाला एटमॉस्फेयर एक दूसरे से बहुत अलग है। पृथ्वी पर एक जैसा रहने वाला और घना एटमॉस्फेयर है। इसे लगातार सोलर हीट मिलती रहती है जो एयर मासेस को उठाकर जमीन पर चारों ओर घुमाकर हवा बना सकती है। कॉमेट 67P पर कोई वायुमंडल नहीं है,
लेकिन जब सूरज ने इसकी सतह को गर्म किया तो इसने एक वायुमंडल बना लिया और गैस निकली। लेकिन इस वायुमंडल का सबसे ज्यादा प्रेशर भी पृथ्वी के वायुमंडल के प्रेशर से 1 लाख गुना कम होता है। रोजेटा की तस्वीरों को देखकर फ्रांस में रिसर्चर्स ने धूमकेतु की सतह पर होने वाले गैसों के मूवमेंट का मॉडल तैयार किया और उन्हें लगता है कि उन्हें जवाब मिल गया। रिसर्चर्स को पता चला कि कॉमेट की सरफेस पर हवाएं हैं। वो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, जब गैसेस सूरज की तरफ छूटती हैं और उसके बाद तेजी से सरफेस की दूसरी तरफ कोल्ड साइड में जाती हैं। और जब हवा सरफेस से होकर गुजरती है तो रेत को उड़ाकर ड्यून बनती है। धूमकेतु पर पाए जाने वाले कण पृथ्वी पर पाए जाने वाले रेत के कणों से बहुत बड़े होते हैं। पृथ्वी पर सैंड ड्यून्स इस साइज के ग्रेन से बनते हैं, लेकिन कॉमेट पर सैंड ड्यून के ग्रेन्स इस साइज के हैं। कॉमेट पर ग्रेन्स को इधर से उधर ले जाने में ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। कॉमेट पर डेंसिटी इतनी कम होती है कि अगर आप चल रहे हो तो आप ऑर्बिट में बड़े आराम से उड़कर जा सकते हैं, और इसीलिए इतने बड़े ग्रेन्स भी लो डेंसिटी की वजह से यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। कॉमेट 67P के साथ 2 साल सूरज का चक्कर लगाने के बाद रोजेटा का मिशन तकरीबन पूरा हो गया। तो हमारा प्लान था कि स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हुए नीचे सरफेस की तरफ ले जाना, जिससे हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल सकें और हमें कॉमेट के सरफेस से कुछ गैस मेजरमेंट्स भी मिल जाएं। 30 सितंबर 2016 रोजेटा धीरे धीरे 14 घंटे तक नीचे धूमकेतु की तरफ उतरता गया और पूरे रास्ते में फोटोज लेता रहा। जब रोजेटा नीचे चला गया तो उसने सरफेस को टच किया। उसके बाद पृथ्वी से उसका लिंक टूट गया और मिशन खत्म हो गया। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये रही कि इस वक्त उस कॉमेट पर हमारा एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है। जब वो कॉमेट चारों तरफ घूमेगा, जुपिटर तक जाकर वापस आएगा हर 6 साल में, तो हमेशा उस पर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रहेगी। रोजेटा की कहानी में एक आखिरी मोड़ और आया। हमने सोचा कि मिशन खत्म करने से पहले हमें रोजेटा से आखिरी इमेजेस मिल चुकी हैं, लेकिन पता चला कि सरफेस को टच करने से ठीक पहले, जब तक कम्युनिकेशंस ने पृथ्वी पर वापस डेटा भेजना बंद नहीं किया था, उससे पहले अधूरी इंफॉर्मेशन का एक पैकेट वापस भेजा गया था। कंप्यूटर ने उस अधूरे डेटा पैकेट को छोड़ दिया था। हाल ही में ह्यूमन एक्सपर्ट्स ने इसे दोबारा एग्जामिन किया और नतीजा रोजेटा का लिया हुआ 67P का सबसे नजदीकी फोटो। और वो फोटो कमाल की हैं, क्योंकि जब हम उसे बड़ा करके देखते हैं तो हम सच में ये महसूस कर सकते हैं कि हम वहां पहुंचकर सरफेस को छू पाए। धूमकेतु पर उतरने वाले एकमात्र मिशन के लिए ये एक सही पोस्ट स्क्रिप्ट है। ये एक बहुत बढ़िया मौका था इंसान के साइंस स्केल पर वहां जाकर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानने का। मतलब इस तरीके से हमने पहले कभी कॉमेट को नहीं देखा था। रोजेटा मिशन ने धूमकेतुओं को लेकर हमारी समझ को बदल डाला है। अजीब से शेप और हैवी वाटर के मेजरमेंट्स के बीच हमें पता चल रहा है कि धूमकेतुओं पर बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, और हो सकता है कि हर बार जब हम वहां किसी नए धूमकेतु पर जाएं तो फिर से हैरान हो जाएं। रोजेटा से शायद नए मिशंस को प्रेरणा मिले। हम शायद वापस कॉमेट 67P पर ही जाएंगे। वहाँ पता लगाने के लिए और भी बहुत कुछ है, पृथ्वी पर हमारी जिंदगियों के ओरिजिन के बारे में, हमारे बारे में जानने के लिए वहाँ अभी बहुत कुछ है और खोलने के लिए बहुत सारे रहस्य।